एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। उस वक्त रात के 9:30 बज चुके थे। मांझे गुज्जर ने कार एक गली में मोड़ी ही थी कि चौंक गया। गामा एक पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ आ रहा था। वो सड़क के दूसरे किनारे पर था, इसलिए गामा उसे नहीं देख सका था। मांझे गुज्जर ने कुछ आगे जाकर कार रोक ली, पिछली सीट पर पड़ी हुई चादर उठाई और गाड़ी के दरवाजे बंद करके गामे के पीछे चल पड़ा। उसने चादर इस तरह ओढ़ ली थी कि अगर गामा मुड़कर भी देख ले तो उसकी शक्ल न देख सके। वो कुछ फासला देकर उन दोनों के पीछे पीछे चलता रहा। उसे समझने में देर न लगी कि वो थाने की तरफ जा रहा है। मांझे गुज्जर का ख्याल दुरुस्त निकला। गामा हेड कांस्टेबल के साथ थाने में ही दाखिल हुआ था। मांझा थाने के गेट से तकरीबन 50 गज दूर तारीकी में खड़ा रहा। गामा तकरीबन आधे घंटे के बाद थाने से निकला। इस मर्तबा वो अकेला ही था। उसने गेट से बाहर आकर इधर उधर देखा, फिर उसी तरफ आने लगा जहां मांझा खड़ा था। मांझा गुज्जर दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गया। गामा उसके करीब से निकल गया। वो जैसे ही चंद कदम आगे निकला, मांझा भी उठ कर खड़ा हो गया और कुछ फासला देकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। गामे ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर न देखा। 2-3 गलियां घूमने के बाद गामा उस सड़क पर निकल आया जिसकी एक तरफ सड़क के साथ साथ बहुत बड़ा छप्पड़ था। आसपास के इलाकों का गंदा पानी इसी जौहड़ में आकर गिरता था। आबादी के वस्त में इतना बड़ा छप्पड़ महकमा सेहत और बल्दिया की बेहिसी की मुंह बोलती तस्वीर थी। ये छप्पड़ कई साल से था मच्छरों की अफजाइश की बेहतरीन जगह। गंदे पानी की वजह से कई बीमारियां भी जन्म लेती रहती थीं, लेकिन मुतल्लिका हुक्काम ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। गामा सड़क के दाईं तरफ मकानों के साथ साथ चलता रहा। उस सड़क पर तकरीबन सन्नाटा था। मांझा गुज्जर भी तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगा। कुछ ही देर के बाद वो गामे के करीब पहुंच गया। कदमों की आहट पाकर गामे ने पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे देर हो चुकी थी। मांझा गुज्जर जेब से पिस्तौल निकाल चुका था। मांझे गुज्जर के मुंह से गुर्राहट सी निकली, खामोशी से चलते रहो गामे, अगर तुमने कोई हरकत की तो गोली मार दूंगा। गामे के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। वो चलते चलते रुक गया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखो मांझे, तुमने जो कुछ भी करना था कर लिया। कल रात तुमने या तुम्हारे आदमियों ने जो कुछ भी किया वो कमीनगी की इंतहा है। बेहतर यही है कि इस मामले को यहीं खत्म कर दो, वरना। मांझा गुर्राया, वरना क्या कर लोगे तुम लोग? क्या बिगाड़ लोगे मेरा? गामा बोला, हमने अभी तक तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। शारिक ने अपने तमाम आदमियों को बड़ी मुश्किल से खींच कर रखा हुआ है, लेकिन कुव्वत बर्दाश्त की भी इंतहा होती है। अब कोई भी शारिक के कंट्रोल में नहीं रहेगा। सब बिखरे हुए हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मांझे ने कहा, फिलहाल तो तुम अपनी जिंदगी की फिक्र करो। इस वक्त तुम मेरे सामने खड़े हो और मेरे हाथ में पिस्तौल है। बेहतर है खामोशी से मेरे साथ चलो। अगर तुम चाहो तो मुझसे ताउन करके शारिक के अड्डे के मालिक बन सकते हो, और इनकार या जिद की सूरत में तुम्हारे हिस्से में मौत भी आ सकती है। गामा बोला, मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं तेरे हाथों नहीं मरूंगा। गामे ने जुमला मुकम्मल करते ही उसके पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ मार दिया। मांझे ने अगरचे गामे को पिस्तौल की जद में ले रखा था, लेकिन गामे से उसे इस इकदाम की तवक्को नहीं थी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर तारीकी में कहीं दूर जा गिरा। इससे पहले कि मांझा सूरत हाल को समझ सकता, गामे ने आगे झुकते हुए उसके सीने पर सर से टक्कर मार दी। मांझा कर्रा उठा। वो लड़खड़ा कर 2-3 कदम पीछे हट गया। जिस्म पर ओढ़ी हुई चादर उसके लिए मसला बन गई थी। जब तक वो चादर से निजात हासिल करता, उस वक्त तक गामा उसे 3-4 घूंसे रसीद कर चुका था। चादर से निजात मिलते ही मांझा गुज्जर बिफरे हुए सांड की तरह गामे पर हमलावर हुआ। गामा अगरचे उसके हमले के लिए तैयार था, मगर वो अपना दिफा करने में कामयाब न हो सका। मांझे ने उस पर घूंसों की बारिश कर दी। वो लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल गिर गया। मांझे ने उस पर छलांग लगा दी। मांझे को अपने ऊपर आता देखकर गामा बड़ी फुर्ती से लोट लगाकर एक तरफ हट गया। मांझा मुंह के बल नीचे गिरा। अगर वो दोनों हाथ जमीन पर न टिका लेता तो उसका मुंह जमीन पर लगता और एक आध दांत तो जरूर टूट जाता। उसने उठने की कोशिश की, मगर गामे ने उसे मौका ही न दिया और उसे पै दर पै ठोकरें मारने लगा। मांझा गुज्जर उसकी ठोकरें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर उसका दाव चल गया। उसने गामे का पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। गामा चकरा कर गिरा। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। कभी गामा नीचे आ जाता और कभी मांझा गुज्जर। ताकत में वो दोनों एक दूसरे के बराबर थे और एक दूसरे को रगेदते हुए सड़क पर आ गए और फिर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। सड़क के किनारे का कुछ हिस्सा कच्चा और ढलवान था।
उस ढलवान के साथ ही छप्पड़ का गंदा पानी था। वो ढलवान पर लुढ़कते ही छप्पड़ के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए। ठीक उसी वक्त बाईं तरफ से कोई गाड़ी आती दिखाई दी। वो दोनों हेडलैंप्स की रोशनी में थे। उस वक्त गामा नीचे था और माचा गुज्जर उसके सीने पर सवार था। उसने दोनों हाथ गामे के गले पर दबा रखे थे। गामे ने माचे को अपने दोनों पैरों पर उठाना शुरू किया और बिलाखिर पैरों को जोरदार झटका दिया। माचा गुज्जर उसके ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल शराब की आवाज से छप्पड़ के गंदे पानी में गिरा। गाड़ी करीब आती जा रही थी। गामा उठकर सड़क पार करके गली की तरफ दौड़ा और फिर देखते ही देखते तारीकी में गायब हो गया। माचा गुज्जर छप्पड़ के गंदे पानी में तर हो गया। उसने उठने की कोशिश की, पैर फिसला और फिर पानी में गिरा। इसी दौरान वो गाड़ी वहां आकर रुकी। दो आदमी गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ लपके। माचा हेडलैंप्स की रोशनी में था। कार से उतरने वाले एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ, कौन हो तुम और वो दूसरा आदमी कौन था? माचा बोला, पता नहीं कौन था, मैं इधर से गुजर रहा था कि वो अचानक ही इस गली से निकलकर सामने आ गया और पिस्तौल दिखाकर कहने लगा कि जो कुछ है मेरे हवाले कर दो। मैं उससे भिड़ गया। फिर गाड़ी को आते देखकर उसने मुझे छप्पड़ में गिरा दिया और उस तरफ भाग गया। दूसरे आदमी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? माचा बोला, मेरी चौक पर छोटी सी दुकान है जी। दुकान बंद करके घर जा रहा था, करीब ही रहता हूँ, घर ज्यादा दूर नहीं है। पहले आदमी ने कहा, वो यकीनन शुरू ही से तुम्हारे पीछे लगा होगा, तुम्हें थाने में उसकी रिपोर्ट करवानी चाहिए। अगर चाहो तो हम तुम्हारे साथ थाने में जाकर गवाही देंगे। माझे ने छप्पड़ से निकलते हुए जवाब दिया, कोई फायदा नहीं जी, वो तो भाग गया। पुलिस वाले उसे तलाश करने की बजाय मुझे ही परेशान करेंगे। उस लुटेरे से तो मैं बच गया हूँ, लेकिन पुलिस वाले मेरी जेबें खाली कर देंगे। उस शख्स ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारी कोई और मदद कर सकते हैं। माझे गुज्जर ने जवाब दिया, शुक्रिया जी, मेरा घर करीब ही है, मैं चला जाऊंगा। उस शख्स ने कहा, ठीक है, हम तो तुम्हारी मदद के ख्याल से रुक गए थे। उस शख्स ने अपने साथी को इशारा किया और वो कार की तरफ बढ़ गया। वो लोग कार में बैठ कर चले गए। माचा गुज्जर सड़क के किनारे खड़ा अपनी सूरत हाल का जायजा लेता रहा। उसका लिबास गंदे पानी से तर हो रहा था। हाथ पैरों और मुंह पर भी कीचड़ लगा हुआ था। उसे अपने आप से बदबू सी आ रही थी। जहां उसने गाड़ी खड़ी की थी वो जगह वहां से खासी दूर थी और वहां दुकानें भी थीं। जाहिर है दुकानें खुली हुई होंगी, लोगों की आमदोरफ्त भी होगी। उसे इस हालत में देखकर लोग यकीनन चौंकेंगे। वो कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर सड़क पार करके सामने तारीक गली में घुस गया। जाहिर है वो रात भर यहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। वो सड़क पर पहुंच गया जहां उसने गाड़ी खड़ी की थी। बाईं तरफ स्कूल के मैदान की दीवार थी। वो दीवार के साथ साथ चलता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रेशमा वाकई बहुत अच्छी खातून साबित हुई थी। सुबह उठते ही सबसे पहले उसने उन दोनों को नाश्ता करवाया था, फिर समीना के पैर की मालिश की थी। 10 बजे के करीब शारिक वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम यही रहोगी। ये जगह तुम्हारे लिए ज्यादा महफूज है, जहां तुम्हें आराम का भी मौका मिलेगा। हुमैरा आज किसी वक्त आ जाएगी, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। शारिक चला गया। समीना अपने कमरे में बैठी रही। फिर रेशमा भी उसके पास आकर बैठ गई। रेशमा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा नाम तो कई मर्तबा सुना था, आज देखा पहली मर्तबा है। शारिक को कैसे जानती हो? इसके साथ क्यों रह रही हो? क्या तुम्हारे अपने माँ बाप नहीं है? समीना ने अफसुर्दा से लहजे में कहा, मुझ जैसी लड़कियों के माँ बाप होते हुए भी उनका कोई नहीं होता। मैं शारिक के साथ क्यों रह रही हूँ ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकती। वैसे तुम लोगों का शारिक से क्या ताल्लुक है? समीना सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। रेशमा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, भोले का बाप नशा बेचा करता था, मुझे इसका पता नहीं था। पता तो उस वक्त चला जब पहली मर्तबा पुलिस ने यहाँ छापा मारा। यहाँ से पुलिस को कुछ नहीं मिला था, लेकिन वो भोले के बाप को पकड़ कर ले गए। वो दूसरे दिन घर आया तो उसके साथ ये शारिक भी था। इसने हमें तसल्ली दी कि पुलिस वाले आइंदा भोले के बाप को नहीं सताएंगे। मेरा ख्याल था कि शारिक एक शरीफ आदमी है जिसने भोले के बाप की जमानत दी होगी और भोले के बाप ने नशा बेचना छोड़ दिया होगा। मेरी समझ में नहीं आया कि भोले के बाप ने यह धंधा शुरू ही क्यों किया था। ये मकान अपना है, नीचे की दोनों मंजिलें किराए पर चढ़ी हुई हैं। हर महीने माकूल रकम मिल जाती है। वो खुद भी स्टेशन के सामने GTS के अड्डे पर फलों की दुकान लगाता था। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ था। उसे ये धंधा करने की क्या जरूरत थी? मेरा ख्याल था कि उस रोज पकड़े जाने के बाद जब दूसरे दिन छूट कर आया था तो उसने ये धंधा छोड़ दिया होगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। उस रोज के बाद तो वो अक्सर घर से भी गायब रहने लगा, कभी पेशावर, कभी कहां, और फिर एक रोज उसकी लाश घर आई। वो शालमी पुलिस की गोली लगने से मर गया था। उस वक्त मुझे पता चला कि भोले के बाप ने वो धंधा नहीं छोड़ा था, बल्कि वो इस दलदल में और भी आगे बढ़ गया था और बिलाखिर पुलिस के हाथों मारा गया। शारिक दूसरे दिन हमारे घर आया। उसने मुझे भी तसल्ली दी और बच्चों को भी। उसके बाद वो अक्सर आता रहा। भोला और हुमैरा उससे बहुत ज्यादा मानूस हो गए।
शारिक जब भी आता उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता। पहले मुझे शारिक के बारे में शुबा था, फिर यकीन हो गया कि वो भी यही धंधा करता है। मेरा ख्याल था कि अब वो भोले को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ये शुबा गलत निकला। भोला टायरों की एक दुकान पर मुलाजिम था। शारिक ने उसे कहा कि वो नौकरी छोड़ दे और अपनी दुकान खोल ले। उसने भोले को इतनी बड़ी रकम दी कि वो आसानी से दुकान खोल सकता है। भोले ने एक किराएदार को नोटिस दे रखा है, वो चंद रोज में दुकान खाली कर देगा और फिर भोला वहीं अपनी दुकान खोलेगा। उसने टायर मरम्मत करने वाले कुछ कारीगरों से भी बात कर ली है। शारिक के बारे में मेरा ख्याल था कि वो स्मगलर है, गैर कानूनी धंधा करता है। वो खुद भी बहुत बुरा आदमी होगा, लेकिन मैं उसे देख चुकी हूँ। वो एक शरीफ आदमी है। तुम्हारे बारे में 2-3 मर्तबा सुना था। वैसे तुम कहाँ की रहने वाली हो? रेशमा खामोश होकर सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। समीना बोली, लाहौर की ही रहने वाली हूँ। मेरा पूरा खानदान यही है, लेकिन मुकद्दर ने मुझे ऐसा फंसा दिया है कि मैं किसी का सामना नहीं कर सकती। रेशमा कुछ देर बैठी रही, फिर कमरे से निकलकर घर के कामों में मसरूफ हो गई। तकरीबन 12 बजे भोला और हुमैरा भी आ गए। वो सियालकोट अपने मामू के यहाँ गए हुए थे। समीना को देखकर वो दोनों हैरान हुए, और जब रेशमा ने उन्हें समीना के बारे में बताया तो हुमैरा उसके पास ही बैठ गई और भोला बाहर जाकर अपने कबूतरों की तरफ मुतवज्जो हो गया। शाम से जरा पहले हुमैरा ने एक किताब और एक कॉपी उठा ली और चादर ओढ़ते हुए माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ मैं जरा आरिफा के घर जा रही हूँ, 1-2 सवाल उससे समझने हैं। समीना भी सहन में रेशमा के करीब ही बैठी हुई थी। वो हुमैरा की तरफ देखते हुए बोली, लाओ मुझे दिखाओ कौन से सवाल हैं। हुमैरा उलझी हुई निगाहों से उसके करीब आ गई और कॉपी उसकी तरफ बढ़ा दी। समीना ने वो सवाल देखे और हुमैरा को करीब बिठाकर समझाने लगी। हुमैरा ने कहा, आपने तो बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। कितनी जमातें पढ़ी हैं आपने? समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इंग्लिश में MA किया है। हुमैरा के अलावा रेशमा ने भी बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखा। भोला अब अपने कमरे से डोर का पिन्ना और पतंग निकाल लाया था। उसने पिन्ना हुमैरा के हाथ में थमा दिया और पतंग उड़ाने लगा। उस वक्त आसमान पर और भी बहुत सी पतंगें थीं। समीना ने कहा, तुम डोर का पिन्ना पकड़कर बैठ गई हो, पढ़ोगी कब? हुमैरा बोली, ये भोला रोज ऐसा ही करता है। मुझे पिन्ना पकड़ा देता है और खुद पतंग उड़ाता रहता है, और जब इसकी पतंग कट जाती है तो मुझे डांटता है कि मैंने डोर रोक ली थी। समीना मुस्कुरा कर रह गई। रेशमा के मकान से निकलने के बाद शारिक रेलवे स्टेशन और मैकलोड रोड से होता हुआ माल रोड पार करके AG ऑफिस की तरफ निकल आया। चुबुर्जी की तरफ जाने से पहले उसने पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल भरवाया था और फिर चुबुर्जी से होता हुआ मुल्तान रोड की तरफ निकल गया। जब वो हवेली पहुंचा तो 12 बजने वाले थे। नौलखे के अलावा राजा और गामा भी वहां मौजूद थे। उनके चेहरों पर 12 बज रहे थे। हवेली के अंदर दरख्त के नीचे गाड़ी खड़ी करके शारिक जैसे ही नीचे उतरा, गामा तेज तेज कदम उठाता हुआ उसके करीब आ गया। बोला, गजब हो गया शारिक बाबू। शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला, मुझे मालूम है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? गामा बोला, कल रात 10 बजे के करीब मैं और राजा वहां कमरे में बैठे रोटी खा रहे थे कि उन्होंने अचानक ही हमला कर दिया। वो 5 आदमी थे। वो फायरिंग करते हुए अंदर घुसे आ रहे थे। उसके साथ ही उनमें से 2 आदमियों ने जगह जगह पेट्रोल छिड़क कर आग लगाना शुरू कर दी। हमारे लिए मुकाबले का मौका नहीं था। हम पिछले रास्ते से भाग निकले। अगर रुककर मुकाबला करने की कोशिश करते तो वो हमें भून डालते। शारिक बोला, अच्छा किया तुम लोग वहां से निकल आए। वैसे क्या तुम्हें मालूम है कि उनमें कौन कौन शामिल था? इस मर्तबा राजा बोला, रहमत को तो मैंने देखा था, वो आजकल माझे का बड़ा चमचा बना फिरता है। शारिक बोला, रहमत के अलावा याकूब का चमचा जीला भी होगा। गामा ने चौंक कर कहा, तुम्हें कैसे पता चला शारिक बाबू? शारिक बोला, आग लगाने के बाद भी ये दोनों वहां मौजूद थे। फिर शारिक अपने साथ पेश आने वाले वाकये की तफसील बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, किस्मत अच्छी थी कि हम लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए, और अगर माझा गुज्जर उस वक्त वहां होता तो कल की रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात होती। नौलखे ने पूछा, समीना बीबी कहाँ है शारिक बाबू? शारिक बोला, भागने की कोशिश में उसके पैर में मोच आ गई थी। जहां लाना मुनासिब नहीं था, उसे मैं एक महफूज जगह पर छोड़ाया हूँ। फिर वो गामे की तरफ देखते हुए बोला, तुम अभी मुजंग चले जाओ और थाने में तवेले में आतिशजदगी की रिपोर्ट लिखवा दो। उस रिपोर्ट में माझे गुज्जर, जीले और रहमत का नाम जरूर होना चाहिए। अगर SHO रिपोर्ट लिखने में हीलो हुज्जत से काम ले तो कुछ रकम लगा देना। ऐसे मौकों पर ये लोग कुछ अड़ल जरूर करते हैं। गामा बोला, ठीक है शारिक बाबू, मैं अभी जाता हूँ। और कुछ ही देर के बाद वो हवेली से रुखसत हो गया। शारिक शाम तक हवेली में रहा और फिर राजे को हवेली में रहने की हिदायत करके दोबारा शहर आ गया। वो सीधा ग्वाल मंडी आया था। गाड़ी उसने मौलवी हमीद के होटल से दूर ही छोड़ दी थी। ये इलाका अब मुकम्मल तौर पर मौलवी हमीद के कंट्रोल में था। माझे गुज्जर के आदमी यहाँ से धंधा छोड़कर भाग निकले थे। शारिक ने होटल के सामने रुककर मौलवी हमीद को इशारा किया और आगे चलता हुआ बिजली के एक खंबे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उस खंबे का बल्ब या तो फ्यूज था या टूटा हुआ था। बहरहाल ये निस्बतन तारीक जगह शारिक को मुनासिब लगी। चंद मिनट के बाद ही मौलवी हमीद भी वहां आ गया। उसने आते ही पूछा, क्या हो गया शारिक बाबू?
तवेले को आग किसने लगाई थी? शारिक बोला, हमारा एक ही दुश्मन है, उसके सिवा और कौन हो सकता है? तुम सुनाओ क्या सूरत हाल है? मौलवी हमीद ने कहा, हर तरफ गड़बड़ ही नजर आ रही है। तवेले में आग लगने के बारे में मुझे रात को ही पता चल गया था। आज सुबह 11 बजे के करीब ये पता चला कि याकूब मंदिर वाले को किसी ने कत्ल कर दिया है। उसकी लाश पुलिस को मंदिर के एक कमरे में मिली थी। पुलिस को उसके चेले जीले की तलाश है जो लापता है। शारिक ने पूछा, और कोई खास बात? मौलवी हमीद ने कहा, खबरें तो ऐसी ही हैं। शारिक बोला, आजकल में पुलिस सरगर्मी दिखाने वाली है, तुम 1-2 दिन जरा मोहतात रहना। ये कहते हुए शारिक मुड़कर उस तरफ चल पड़ा जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। गोल मंडी से निकलकर वो अनारकली की तरफ आ गया। सोहेल के रेस्टोरेंट वाली गली में दाखिल होते ही उसने गाड़ी रोक ली, शीशे चढ़ा दिए और दरवाजे लॉक करने के बाद चाबियां जेब में डालता हुआ सोहेल के रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगा। उस वक्त 9:30 बजे थे। रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठे हुए थे। सोहेल काउंटर पर नहीं था। काउंटर पर जो लड़का बैठा हुआ था उसने शारिक को देखकर ऊपर इशारा कर दिया। शारिक सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर वाले कमरे में आ गया। सोहेल वहां बैठा खाना खा रहा था। सोहेल उसे देखते ही बोला, तुम कहाँ गायब थे? मैं तो समझा था कि तुम ये शहर तो क्या मुल्क ही छोड़कर चले गए हो। शारिक ने उसके सामने बैठकर बेतकल्लुफी से खाने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह मुल्क छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जब कभी बाहर जाने का प्रोग्राम बना तो तुम्हें बता दूंगा, बल्कि तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगा। सोहेल उठते हुए बोला, 1 मिनट, मैं पहले तुम्हारे लिए खाने को कह दूं? लगता है तुम 2-3 दिन से भूखे हो। उसने दरवाजे के करीब जाकर लड़के को आवाज दी और उसे खाने का कहकर दोबारा कमरे में आ गया। सोहेल कुर्सी पर बैठते हुए बोला, कहाँ गायब थे इतने रोज से? घर की भी खबर नहीं ली। अम्मा और रजिया ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया है। शारिक बोला, गलती हो गई कि इतने दिन से मैंने उन्हें अपने बारे में कोई इत्तला नहीं दी। बहरहाल आज मैं घर जाऊंगा। तुम इस दौरान गए थे या नहीं? सोहेल बोला, 2-3 मरतबा जा चुका हूँ। जब भी जाता हूँ वो दोनों तुम्हारे बारे में ही पूछती हैं। अब तो कई रोज से मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की। इसी दौरान होटल का मुलाजिम लड़का खाना लेकर आ गया। उसने मेज पर जगह बनाकर प्लेटें रख दी और फ्रिज में से पानी की एक बोतल भी निकाल कर रख दी और वापस चला गया। शारिक देर तक सोहेल से बातें करता रहा। जब वो रेस्टोरेंट से निकला तो 11:30 बज रहे थे। वो यही फैसला करके निकला था कि यहाँ से सीधा बागबान पूरे जाएगा और 2-3 दिन घर पर ही रहेगा। समीना की तरफ से उसे परेशानी नहीं थी, वो महफूज जगह पर थी। उसने कार के करीब आकर चाबी से स्टीयरिंग साइड का दरवाजा खोला और अपनी सीट पर बैठकर इग्निशन में चाबी लगाई ही थी कि एक हल्की सी गुर्राहट उसकी समात से टकराई। गाड़ी स्टार्ट करके लक्ष्मी चौक की तरफ ले चलो शारिक बाबू। उसके साथ ही पिस्तौल की नाल शारिक की गर्दन से लग गई। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने इग्निशन में चाबी घुमा दी। शारिक के ख्याल में वो माझे गुज्जर का आदमी था। वो कार को घुमाकर अस्पताल रोड पर ले आया और अपने सामने लगा हुआ अकबी मंजर पेश करने वाला आईना दुरुस्त करने लगा। इस दौरान उस आदमी ने उसकी गर्दन से पिस्तौल हटा लिया था। क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक था और लोग उस तरफ मुतवज्जे हो सकते थे, उस शख्स ने शारिक को वार्निंग दी, पिस्तौल मेरे हाथ में है, अगर तुमने कोई गड़बड़ दिखाने की कोशिश की तो बिला झिझक गोली मार दूंगा। ये कहकर वो शख्स सीट पर संभल कर बैठ गया। शारिक ने आईने में देखते हुए कहा, तुम हो कौन और गाड़ी में कैसे बैठे थे जबकि सारे दरवाजे लॉक थे? वो शख्स सुर्ख शर्ट और जीन्स पहने हुए था। उसका चेहरा भी शारिक को अजनबी सा लगा था। और फिर पैंट शर्ट। माझे गुज्जर के गिरोह में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो पैंट शर्ट पहनता हो। वो सब तो धोती बांधने वाले लोग थे। उस शख्स ने जवाब दिया, किसी गाड़ी का लॉक खोलना हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता। मैं तकरीबन 1.5 घंटे से गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इत्तेफाक से तुम्हें यहाँ गाड़ी से उतरते और रेस्टोरेंट में जाते हुए देख लिया। बड़ी देर लगा दी तुमने होटल में। शारिक बोला, एक दोस्त से मिलने के लिए आया था, उसी से गपशप हो रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम हो कौन? माझे गुज्जर के गिरोह के तो नहीं लगते। ये कहते हुए शारिक एक बार फिर सामने आईने की तरफ देखने लगा। वो शख्स मुस्कुरा दिया, बोला, माझा गुज्जर वो चोर था पुत्र, दूध बेचने वाला वो 3rd रेट गुंडा, क्या जाने कि ये धंधा क्या है। उस जैसे लोगों को तो हम घास भी नहीं डालते। शारिक बोला, तो फिर तुम कौन हो? पहली मर्तबा देख रहा हूं तुम्हें। शारिक को उस शख्स का लहजा भी कुछ मुहज्जब सा लगा। शारिक बोला, इस धंधे में नए आए हो? उस शख्स ने कहा, मेरी तो उम्र ही गुजर गई है इस कारोबार में। शारिक बोला, मगर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो जबकि मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं तुमसे। म्यू अस्पताल के सामने पहुंचकर उसने गाड़ी निस्बत रोड की तरफ मोड़ दी। वो शख्स बोला, तुम्हें इस तरह अपने साथ ले जाने पर मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था कि अगर मैं वैसे तुम्हें अपने साथ चलने को कहता तो तुम साफ इनकार कर देते। बहरहाल अब मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया है। हमारी और तुम्हारी चूंकि कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें इस तरह साथ ले जाना एक मजबूरी थी, लेकिन बहरहाल अब हम दोस्तों की तरह बातें करेंगे। उम्मीद है कि तुम भी कोई गड़बड़ नहीं करोगे। तुम्हारा ये इगवा तुम्हारे फायदे के लिए ही है।